हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम दृष्टि सामान्य ज्ञान की जो बुक है उस बुक की पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसी क्रम में ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें अनेक प्रकार से बांटा जा सकता है, लेकिन इनकी दो श्रेणियाँ बनाई गई हैं। एक श्रेणी है साहित्यिक और एक है पुरातात्विक। दो श्रेणियों में इसे बांटा गया है। इसके बाद बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य आते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले हमें वेद पढ़ना है, वेदों के बारे में। तो वेदों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले वेदों के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि भारत के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेद को कहा जाता है। इनके संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास को इसका संकलनकर्ता माना जाता है। इसी और वेदों की संख्या आप लोगों को कभी न कभी तो सुनी होगी। वेदों की संख्याएं 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद माना जाता है। इस कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 1028 सूक्त हैं। वेदों को पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम जो है उनका उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में चतुर्ण वन व्यवस्था जो है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट आप लोग याद रखिएगा कि यूनेस्को की जो पांडुलिपियाँ हैं, ऋग्वेद की जो 30 पांडुलिपियाँ हैं उन्हें यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञों के नियमों का विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद भी कहा गया है। मतलब यज्ञ कैसे होंगे वो सारी जानकारी इसमें बताई गई है, यजुर्वेद में बताई गई है। यजुर्वेद के दो भाग है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही है। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्ययी संहिता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो सामवेद की, तो सामवेद में साम का अर्थ होता है गान। सामान्यतः जो सामवेद होते हैं उन्हें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत मंत्रों के संग्रह के रूप में रखा गया है। तो इसकी जो कुल ऋचाएँ हैं, ये याद रखिएगा 1875 ऋचाएँ, जिसमें से 99 ऋचाएँ सामवेद से ली गई है, शेष ऋग्वेद से ली गई ऋचाएँ हैं। इसके बाद इसमें जो मंत्र को गाने वाला होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। फिर बात करें अथर्ववेद की। अथर्ववेद में तीनों वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वांगिरीस रस भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, जादू टोना, तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसी पर आप एक नोट और याद रखिएगा कि इन जो चारों वेदों की जो वेदों को जो है संहिता कहा जाता है। इसके बाद इसमें कुछ वेदों का जो संबंधित है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ संबंधित उपनिषद है, उनको भी आप याद रखिएगा। तो यजुर्वेद में ऐत्रेयी और कौशितकी है। इसमें उपनिषद का भी यही नाम है, ऐत्रेयी और कौशितकी। यजुर्वेद में शतपथ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सामवेद में पंचविश, षष्ठविश और छांदोग्य और जेमिनीय जो है वो उपनिषद हैं। अथर्ववेद में एक ही है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, गोपत आप याद रखिएगा। इसके बाद मंडूकोपनिषद भी इसमें उपनिषद है, जो किसका है, अथर्ववेद का है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करें वेदांगों की, तो वेदांग जो होते हैं वेदों को समझने के लिए इसको अंग बनाए गए हैं। तो कुल 6 अंग ये है। पहला है शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, 5वां निरुक्त और छठा है छंद। तो इसी प्रकार से महाकाव्य भी होते हैं। तो महाकाव्य रामायण और महाभारत आप लोगों ने सुना होगा, तो महाकाव्य कहलाते हैं। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी।
इसके बाद पुराणों की बात करें तो पुराणों की जो संख्या है वो कुल 18 है। जो पुराणों के जो संकलन करता है वो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जा सकता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। देखिए फ्रेंड्स, पुराणों का जो महत्व है उनकी वंशावलियों के कारण है। मतलब मत्स्य पुराण सातवाहक वंश से संबंधित है, इसे विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य जो है, मतलब ब्राह्मणोत्तर साहित्य का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि वेदों के बाद अन्य कौन कौन से ग्रंथ हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो साहित्य तो में सबसे पहला हमें पढ़ना है बौद्ध साहित्य के बारे में। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बुद्ध की रचना शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक संघ संबंधित नियम आचरण संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का संग्रह है। वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। जातकों में बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद दीपवंश और तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों में से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार, दिव्यावधान आदि हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य में सबसे पहले तो आप लोग आगम जो है वो याद रखिएगा। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिविष्ट, प्रबंध, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालका पुराण आदि प्रमुख है। इसके बाद धर्म ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास जो है वो तीर्थंकरों की जीवनी जिसे कल्पसूत्र में है, इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आप लोग ये याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद हम बात करते हैं लौकिक साहित्य। मतलब कुछ इतिहासकार रहे, साहित्यकार रहे हैं, उनकी रचनाओं से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे अष्ट अध्याय जो पाणिनि ने लिखी है, उससे व्याकरण ग्रंथ है ये। इसे मुद्रा राक्षस विशाख दत्तन द्वारा रचित है। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसी तरह से महाभाष्य है जो पतंजलि ने लिखी है। कथा सरित सागर सोमदेव। इसके बाद बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बृहत कथा, पिछले साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद अर्थशास्त्र आप लोगों ने कभी न कभी सुना ही होगा, कौटिल्य द्वारा रचित है। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद नीतिसार, कादम्ब, मालविका, अग्निमित्रम जो है कालिदास द्वारा लिखी गई है। इसके बाद मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखी। हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट ने लिखी। हर्ष का बाण आप ऐसे याद रख लीजिएगा। रामचरित जो है वो संध्याकर नंदी ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो चंदन बरदाई ने, राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है। इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट साहित्यकार हुए हैं उनकी भी कुछ बुक्स है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। इसके बाद बात करें यूनान और रोम के कुछ लेखक हुए हैं, उन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी जिसमें भारत के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो पहला हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। एक खैर मंगा तेरे दम दी आज सजन लजपा। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी प्रमुख महत्वपूर्ण है। भारत की भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी भी इस बुक में मिलती है। इसके बाद चीनी यात्रियों के विषय में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि कई चीनी यात्री आए हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट है फाहियान। 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने अपनी जो बुक है उसमें भारतीय संस्कृति को बारे में बताया है। हिंसोंग की बुक का नाम याद रखिएगा, सीयू की बुक है इसकी, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसके बाद इत्सिंग जो है 17वीं शताब्दी में भारत आया था। अपने वितरण में नालंदा विश्वविद्यालय की इसने चर्चा करी है। इसके बाद कुछ अरब यात्री भी आए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अल बरूनी जो है सबसे पहला है, इसमें अल बरूनी का नाम आता है। तहकीक हिंद या किताब होली हिंद भी
बुक लिखी है जिसने जो इतिहासकारों के लिए आज महत्वपूर्ण स्रोत है। तहकीक हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले एडवर्ड सचाव द्वारा किया गया था। इसके बाद इब्न बतूता, ये मोरक्को का रहने वाला था, इसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत को रहला कहा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था और अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी ली है। उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानते हैं। जो पुरातात्विक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह या सिक्के या किसी स्थान पर किसी फ़ोटो बने होने पर हम उस पर अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये इतिहास में पहले ऐसा रहा होगा या कुछ में। तो अभिलेखों के बारे में सबसे पहले हम याद करें तो जो मध्य एशिया में के बोगजगोई से प्राप्त हुआ अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता मित्र, अरुण और नासंग के नाम से मिलते हैं। ऋग्वेद में तिथि ज्ञात करने की मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के हैं। उसके बाद कुछ अभिलेख हैं तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल शासक से संबंधित है। कलिंग युद्ध में चेदी शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्रमी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन से संबंधित है। इसके बाद बात करें तो नोट एक याद रखिएगा, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें वो है सिक्के फ्रेंड्स। तो सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि इसको जो है किसी चीज़ से ठोक कर बनाया जाता था। तो 5वीं सदी में ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इसे भारतीय भाषा में आहत सिक्के, आहत मुद्रा कहा जाता है। इन पर पेड़, मछली, सांड आदि चिन्ह मिले हैं। भारतीय पश्चिमोत्तर भाग में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसे न्यूमेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद कुछ फैक्ट है फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, बट ये फ्रेंड्स हम आगे के लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। PDF इस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। Please like the video and subscribe the channel. Thank you friends.